देखिए, आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैंने क्लासेस फिर से शुरू कर दी हैं, तो सभी लोग कंटिन्यू बने रहिए और भी जो लोग छूटे हुए हैं, उनको बताते रहिए कि क्लासेस अभी फिर से स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है? तो देखिए, यूपी पुलिस के जितने भी लगभग क्वेश्चन्स आएँगे करंट अफ़ेयर के और जीएस के, उन सभी को मैं इस सीरीज़ में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो कल मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था, आज दूसरा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और आज के वीडियो में हम करंट अफ़ेयर के कुछ क्वेश्चन्स पे डिस्कस करेंगे, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए, आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, हमारा गणतंत्र दिवस से रिलेटेड पहला प्रश्न है कि भारत के 75वें गणतंत्र वर्ष के लिए किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया था? तो देखिए, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़, इसको याद रखिएगा। तो जगदीप धनखड़ जो है, इन्होंने 75वें गणतंत्र वर्ष यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान को शुरू किया था। देखिए, इस प्रकार के अभियान जो कोई भी व्यक्ति शुरू करता है, जैसे पीएम हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, उनका नाम पूछा जाता है, ठीक है? तो इस बार जगदीप धनखड़ का नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 75वें गणतंत्र वर्ष के अवसर पर हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया था। देखिए, अभी हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान जिसका नाम है हमारा संविधान हमारा सम्मान, इसको शुरू किया था। और देखिए, इस पहल का उद्देश्य है संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करना, नागरिकों के बीच गर्व और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना। और दूसरा प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी? देखिए, गणतंत्र दिवस 2024 की थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब थीम भी हर साल लगभग पूछी जा रही है सभी परीक्षाओं में। और देखिए, अभी मैं आपको गणतंत्र दिवस से संबंधित दो फैक्ट बताऊंगा, उसको नोट करना है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, गणतंत्र दिवस पर जो भारत का राष्ट्रपति होता है वही लाल किले पर झंडा फहराता है। और स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के मौके पर भारत का प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराता है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस बार जो है, जो भारत की राष्ट्रपति इन्होंने झंडा फहराया, उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, आपको बता दूं, हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। इसलिए 26 जनवरी को हम हर साल क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है? यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। और देखिए, गणतंत्र दिवस 2024 की खास बात क्या है? इस बार भारत ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया 26 जनवरी 2024 को। और लाल किले पर गणतंत्र दिवस समारोह में जो है, जो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने सुबह 8 बजे कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। और इस बार जो चीफ गेस्ट थे, इनका नाम याद रखिएगा। देखिए, इस बार रिपब्लिक डे पर जो है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, ये जो है चीफ गेस्ट थे। यानी गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। बन सकता है क्या मतलब? छप चुका है, समझ लीजिए। और देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो 25 जनवरी का दिन होता है, 25 जनवरी को हर साल हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और 2024 के लिए इसकी थीम थी नथिंग लाइव वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है? याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है और 2024 के लिए इसकी थीम है नथिंग लाइव वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और चौथा प्रश्न है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित किया? तो देखिए, इस बार टोटल 31 लोगों को जो है जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित किया गया है। देखिए, इस वर्ष के गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने 31 लोगों को ये सम्मान दिया है, जिसका नाम है जीवन रक्षा पदक। और इन पदकों में खास बात क्या है? देखिए, इन 31 लोगों में से 3 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। और गृह मंत्रालय के अनुसार इन अवार्ड्स में 3 को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 7 को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 21 व्यक्तियों को यानी 21 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। और पांचवा, हाल ही में 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई? तो देखिए, अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने जो है 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार कर लिया है। और ऐसा करने वाली देखिए, दुनिया की जो पहली कंपनी है वो आपकी एप्पल है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो आपकी दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट,
इसका बाजार पूंजीकरण $3 ट्रिलियन को हाल ही में पार कर गया। देखिए माइक्रोसॉफ्ट आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल के बाद ये आंकड़ा छूने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी है। फिलहाल जो आपकी एप्पल है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वर्तमान में दुनिया की सबसे मूल्यवान या सबसे बड़ी कंपनी कौन है, तो ये आपकी है एप्पल और दूसरे नंबर पर आपका है माइक्रोसॉफ्ट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में अब तक यूपी पुलिस का आप पेपर देखेंगे तो बहुत सारे मतलब परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं इनका क्या नाम है, यही पूछा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं इनका नाम है बिल गेट्स और पॉल एलन। इन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी 4 अप्रैल 1975 को। और देखिए इसका मुख्यालय जो है आपका अमेरिका के वाशिंगटन में है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पे है, अमेरिका के वाशिंगटन में। और वर्तमान में जो सत्या नडेला जी हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के चेयरपर्सन हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला अल्कोहल स्टोर यानी कि शराब का दुकान खोलने की घोषणा की है। देखिए भारत में तो शराब की दुकानें आम बात हैं, लेकिन अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम भी अब शराब की दुकान खोलेंगे। किसके लिए, विशेष लोगों के लिए। देखिए सऊदी अरब रा, का जो राजधानी है रियाद, वहाँ पर उसका पहला अल्कोहल स्टोर यानी कि शराब का दुकान खुलने जा रहा है। और ये स्टोर बहुत ही स्पेशल होगा क्योंकि ये स्टोर विशेष रूप से गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए होगा। यानी कि जो इंडियंस राजनयिक होंगे या फिर किसी अन्य देश के जो मुस्लिम नहीं हैं उनके लिए होगा। क्योंकि देखिए इस्लाम में शराब हराम है। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो आपको शराब या फिर कोई भी नशा नहीं करना चाहिए, ऐसा इस्लाम में बताया गया है। तो इसीलिए सऊदी अरेबिया वगैरह में शराब बंद है, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि देखो हम दुनिया के साथ बदलेंगे नहीं तो दुनिया हमारे साथ नहीं खड़ी होगी, इसलिए चलो ठीक है जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए हम शराब की व्यवस्था करते हैं। तो इसीलिए कुछ विशेष स्टोर बनाए जाएंगे सऊदी अरब की राजधानी रियाद में, लेकिन आम आदमी यहाँ से शराब नहीं खरीद सकेगा। और एक दस्तावेज में ये बताया गया है कि इस अल्कोहल स्टोर से खरीदारी करने से पहले ग्राहकों को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। यानी कि आप किसी भी देश के अगर राजनयिक हैं तो आपको पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा शराब बुक करने के लिए। इसके अलावा इन्हें सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय से क्लियरेंस कोड भी प्राप्त करना होगा, यानी कि उस ऐप से आपको जो है सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय से क्लियरेंस मिलेगा कि हाँ आप दारू खरीद सकते हैं। और राजनयिकों को भी शराब की खरीदारी के लिए महीने का एक कोटा निर्धारित होगा, यानी कि आपको एक कोटा मिलेगा, आप उससे ज़्यादा शराब नहीं खरीद सकेंगे इस दुकान से और उससे ज़्यादा की खरीदारी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो जितना कोटा उतना ही दारू मिलेगा। एक ही दुकान खुल रही है कहाँ, सऊदी अरब के रियाद में। तो ये सऊदी अरब का पहला अल्कोहल स्टोर है, इसको नोट कर लीजिएगा। और सातवां प्रश्न है कि दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी किस राज्य में बनाई जाएगी। तो देखिए दुनिया की जो पहली ब्लैक टाइगर सफारी है ये ओडिशा में बनने जा रही है। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने ओडिशा के मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना का अनावरण अभी हाल ही में किया है। याद रखिएगा दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी ओडिशा में बनने जा रहा है। कहाँ पर, ओडिशा के जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उसके पास में। और इसकी घोषणा भी हाल ही में किसने की, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और जो आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये ओडिशा के मयूरभंज में है, इसको नोट कर लीजिएगा। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसे या फिर किन्हें कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में रवि शास्त्री जो कि क्रिकेटर हैं और फारूक इंजीनियर ये भी क्रिकेटर ही हैं, इन दोनों को अभी हाल ही में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा देखिए जसप्रीत बुमराह को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष के लिए पाली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे जाएंगे। याद रखिएगा कि इस बार दो व्यक्तियों रवि शास्त्री फारूक इंजीनियर को कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। और इनके अलावा जसप्रीत बुमराह को जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और एक क्रिकेटर बहुत चर्चा में है, शुभमन गिल। क्यों चर्चा में है जरा सा बताइए। सचिन तेंदुलकर से संबंधित कुछ न्यूज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, थोड़ा सा फनी है वो। लेकिन अभी देखिए शुभमन गिल की बात करें, देखिए इनको 2022-23 के सीजन में इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनको पाली उमरीगर बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। और इसके अलावा एक और खास बात है, देखिए इस पुरस्कार समारोह में मोहम्मद शमी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इनकी उत्कृष्टता के लिए जो है सम्मानित किया गया है। तो देखिए यहाँ तीन क्रिकेटर और सम्मानित हुए हैं, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल और मोहम्मद शमी।
और देखिए खास बात और युवा सलामी बल्लेबाज जो आपके हैं यशस्वी जायसवाल, इनको वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 171 रन की उल्लेखनीय पारी के बाद 2022-23 सीजन के दौरान सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू के पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। यानी कि यशस्वी जायसवाल को 2022-23 के सीजन के लिए याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू के पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल ही में। और एक स्पिनर है महिला स्पिनर दीप्ति शर्मा, इनको 2022-23 सीजन के लिए वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर नामित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन आपके और तैयार हो गए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको निरंतर देखिए प्रयास करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। तो वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको सारे कंटेंट याद रहें। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही फेमस कंपनी है पेप्सिको इंडिया, ठीक है। पेप्सिको इंडिया का जो नया सीईओ बना है, इनका नाम है जागृत कोटेचा। देखिए जो आपकी जागृत कोटेचा है वर्तमान में अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में पेप्सिको के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी हैं, लेकिन अब ये वहाँ पे अपना पद छोड़ेंगे और मार्च 2024 में पेप्सिको इंडिया के संचालन की कमान संभालेंगे। मतलब कंपनी वही है लेकिन पद बदल गया है। तो पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ का नाम याद रखिए, इनका नाम है जागृत कोटेचा। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में कौन दोबारा भूटान का प्रधानमंत्री बना। तो देखिए भूटान के प्रधानमंत्री बन गए हैं शेरिंग टोब्गे। यहाँ पे फोटो दिख रही है शेरिंग टोब्गे की। देखिए शेरिंग टोब्गे के नेतृत्व वाली जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसने हाल ही में चुनाव में लगभग 2/3 सीटें हासिल की, जिसके बाद शेरिंग टोब्गे वहाँ के नए मतलब प्रधानमंत्री बन गए फिर से एक बार। देखिए भूटान के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, खासकर करेंसी पूछी जाती है भूटान में कौन सी करेंसी चलती है। तो देखिए भूटान में जो है इंडियन करेंसी तो चलती ही है, लेकिन वहाँ का जो स्पेशल करेंसी इसका नाम है भूटानीज नेगल्ट्रोम। तो भूटानीज नेगल्ट्रोम जो है ये भूटान की करेंसी है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है जोंखा। और यहाँ की पॉपुलेशन केवल है 7.77 लाख। और देखिए भूटान का जो राजधानी है आपका है थिम्पू है, और भूटान के जो राजा हैं इनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है। तो भूटान के बारे में सारे पॉइंट्स याद रखिए क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और इसके बारे में एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो देखिए रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक बन गए हैं समीर कुमार सिन्हा। याद रखिएगा समीर कुमार सिन्हा को अभी हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। और 12वां है कि अभी हाल ही में किसे बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया है। देखिए बिम्स्टेक जिसको आप कहते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो बिम्स्टेक जो है इसके नए महासचिव बन गए हैं इंद्रमणि पांडे। देखिए हाल ही में भारतीय राजनयिक इंद्रमणि पांडे ने 7 सदस्यीय बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है और इन्होंने इस पद पर भूटान के तेंजिन लेकफेल का स्थान लिया है। याद रखिएगा बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में इंद्रमणि पांडे ने भूटान के तेंजिन लेकफेल का स्थान लिया है। देखिए बिम्स्टेक का आपको फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा अगर आप 1 नंबर चाहते हैं एग्जाम में। बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखिए बिम्स्टेक के बारे में अपडेट ये है कि इसमें नवंबर 2016 में बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल सदस्य थे और पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है वर्तमान में, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है और बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। देखिए बिम्स्टेक का मुख्यालय बहुत पूछा गया है, तो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है, ठीक है। और बिम्स्टेक में 7 मेंबर हैं, याद रखिएगा। और ये 7 मेंबर कौन कौन हैं? पहला है बांग्लादेश, दूसरा है भारत, तीसरा है बर्मा, चौथा है श्रीलंका, पांचवा है थाईलैंड और छठवां है भूटान, सातवां है नेपाल, ठीक है। ये 7 सदस्य हैं बिम्स्टेक के। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।